अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त होना जानलेवा हो सकता है। हेनरी किसिंजर ने कहा था। जो सिक्योरिटी ब्लैंकेट अमेरिका प्रोवाइड करता था उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो वो कहने लगे कि नो मोर वॉर, फॉरएवर वॉर से हम अमेरिका को बाहर निकालेंगे। दुनिया का हर 13वां देश उनके रडार पर रहा है। या तो उन्होंने उस पर बमबारी करवाई है या बमबारी की धमकी दी है। कि हम दुनिया की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री हैं तो हम क्यों डरते हैं कि मैं आपको डरा सकता हूं, आप मुझे जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं मैं दुगना नुकसान आपको दूंगा। ट्रंप को अगर आप देखें, दुश्मन तो ठीक है, दोस्तों तक को आप लगातार जो है धमकियां दे रहे हैं। अब जो लोग हैं आसपास में वो सपोर्ट करते हैं हर आइडिया को। दिस इज द बेस्ट चांस, ट्राई करके देख लेते, नहीं हुआ तो फिर रायता जो है समेटा जाएगा। कनाडा को वो कहते हैं कि ये हमारा 51st स्टेट है। ग्रीनलैंड को वो खरीदना चाहते हैं। क्यूबा को वो लगातार धमकी दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, हमें नहीं पता पर हाँ। वेनेजुएला को कहते हैं कि हम वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से अगर रशिया अपना इन्फ्लुएंस बना लेता है ग्रीनलैंड में तो ये अमेरिका के सर पे बैठ जाएगा। पाकिस्तान से ऐसी कुर्बत जो है, ऐसी करीबी क्यों बढ़ती जा रही है? ऐसी क्या वजह हैं? संबंध जो है अभी नॉर्मल है, लेकिन मैं ये बात भी कहती हूँ, सेनेटर लिंडसे ग्रैहम जो एडवाइजर है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने 2 बार ये बात कही है पिछले 1 महीने में कि इनका जो रोल है पाकिस्तान का, जो ड्यूबियस रोल है, ये सही नहीं है। मास्टर क्लास में आमतौर पर हम किसी जियोपॉलिटिक्स के किसी पेचीदा मुद्दे पर बात करते हैं, उसे शुरू से लेकर आखिर तक समझते हैं, चाहे वो किसी जमीन का मुद्दा हो, सरहद पर कुछ लड़ाई चल रही हो, जैसे इजराइल फिलिस्तीन की जंग हो गई, रूस यूक्रेन की जंग हो गई। लेकिन इस बार ये एक स्पेशल एपिसोड है। यहां पर हमारा विषय कोई जंग, कोई जमीन, कोई ऐसा विषय नहीं है। हमारा विषय खुद एक इंसान है जो अपने आप में ही, आप कहें तो, एक कंट्रोवर्सी को जन्म देने वाला या अपने आप में ही एक विवाद की तरह है, डोनाल्ड ट्रंप। और ये सब कुछ समझाने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं जनाब रोहित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमेरिका में ही रहते हैं, वॉशिंगटन डीसी में। और जो ट्रंप की सरकार है वो अंदर खाने क्या कर रही है, ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, इन सारी चीजों की उन्हें खबर रहती है। आपने उन्हें देखा भी होगा दुनियादारी में, महीने में 2-4 बार तो वो आपसे मुखातिब हो ही जाते हैं, जो हमारा इंटरनेशनल बुलेटिन है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी धमकियां वो देते हैं, उस वक्त पे उनके दफ्तर में अंदर खाने क्या चल रहा होता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है या शायद नहीं होती है, इस पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ललन टॉप पे हमेशा वर्चुअली मैंने आई हैव बीन हियर, तो आपका स्टूडियो देख के और इतना अच्छा सेटअप देख के आई रियली फील प्रिविलेज्ड। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी भी ये खुशकिस्मती है सर कि हमें इन सारी चीजों को जानने का मौका मिलेगा जो शायद हम वहां तक पहुंचकर नहीं जान सकते। हो सकता है यार। तो सर पहला सवाल तो ये है कि हम भारतीयों के अंदर अमेरिका को लेकर एक फीलिंग रहती है कि अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, कहीं भी तख्ता पलट करवा सकता है, कहीं भी किसी को सूली पे चढ़ा सकता है, जैसा अमेरिका का एक इतिहास रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो वो कहने लगे कि नो मोर वॉर, फॉरएवर वॉर से हम अमेरिका को बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर आप पिछले 16 महीने उनके दूसरे कार्यकाल के देखें तो मैं ये पढ़ रहा था कि अभी तक उनके जो पूरे 2 कार्यकाल हैं उसमें दुनिया का हर 13वां देश उनके रडार पर रहा है। या तो उन्होंने उस पर बमबारी करवाई है या बमबारी की धमकी दी है। तो ये बदलाव क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई कैलकुलेशन है, कोई स्ट्रैटेजी है? क्या वो वाकई जंग नहीं चाहते या चाहते हैं? देखिए, इंटरेस्टिंग सी एक जर्नी रही है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। काफी चीजों में लेके उन्होंने, अगर आप उनके पुराने ट्वीट्स भी देखें ईरान को लेके मसलन, हमेशा से उनका था कि ईरान में ये रजीम क्यों है, इसको हटा देना चाहिए, ईरान के साथ हम सही तरीके से डील नहीं कर रहे हैं। और बाकी चीजें, ग्रीनलैंड की जो बात है वो बहुत पहले कर चुके थे। हमने तो अभी खैर देखा है बिकॉज इज बिकम प्रेसिडेंट टू दिस एडमिनिस्ट्रेशन में। बदलाव मुझे लगता है कि ये है कि इंस्टीट्यूशंस जो है अमेरिका की, उसमें भी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, रहे हैं। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो 2016 से 20 तक था और अभी के एडमिनिस्ट्रेशन में, आई थिंक फर्क ये है कि पहले एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर मैं नाम लूँ अगर, जैसे माइक पोम्पियो, फियोना हिल, जॉन बोल्टन, इन्हें गार्ड रेल्स की तरह माना जाता था। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के शायद जहन में कोई आइडिया आए तो ये उन्हें बताते थे कि ये इस तरह से नहीं करना चाहिए, एडल्ट्स इन द रूम कहते थे उनको। हाँ, एग्जैक्टली। अब ये हो गया है कि उन्होंने 4 साल बाहर रहे, फिर देखा भी कि जितनी चीजें वो करना चाहते शायद नहीं कर पाए। तो अब जो लोग हैं आसपास में वो सपोर्ट करते हैं हर आइडिया को। तो मसलन के तौर पे अगर कह दिया किसी ने कि दिस इज, ये करना चाहिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड का कि इसका कुछ करना चाहिए,
तो आप देखेंगे कैबिनेट के सारे जो लोग हैं वो उसके पीछे हो जाते हैं, राइट। तो आई थिंक एक शिफ्ट ये है। और जो इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा था, देखिए हर इंस्टीट्यूशन में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जिन लोगों को नियुक्त किया है, जिनके साथ जो बेस है जिनका है, जैसे अगर पीट हेगसेथ की हम बात करें फॉर एग्जांपल, उनका ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर होना चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट सिग्नल इन माय ओपिनियन कि कुछ तो है। द अदर थिंग इज कि काफी लोगों का ऐसा मानना है कि वंस इन अ लाइफ टाइम कहाँ के प्रेसिडेंट है, जो भी हमारे एडवेंचर्स हैं, जैसे ईरान को भी 4-5 राष्ट्रपति थे जो जंग कर सकते थे, की नहीं, तो कहा कि सर ये भी एक ऑप्शन है, हम जंग भी कर सकते हैं उनके साथ। उन्होंने कहा ठीक है कर लीजिए। सो आई थिंक दे अपील टू उनकी जो उस तरह की एक आइडियाज हैं। एक तो वैसा इंस्टीट्यूशन के काफी लोग जो है मुझे लगता है कि आसपास में है, और दूसरा कि जो एक्सपर्ट्स माने जाते थे मेन स्ट्रीम जीओपी के, रिपब्लिकन पार्टी के, जो यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे, फिलहाल वो नहीं है। तो इसी कारण मुझे लगता है कि एक बदलाव देखने को मिला है। कैंपेन में स्पीच, जो स्टम्प स्पीचेस थे, उसमें अलग बातें कही गई थी, और अब जब एडमिनिस्ट्रेशन आया तो ये लगता है उन्हें। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट है, उसमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर की काफ़ी बात की गई है। उसमें कहा गया है कि वेनेजुएला जो है वहाँ पे वी हैव टू मेक सम थिंग्स। क्यूबा है, उसका जिक्र हुआ है, ग्रीनलैंड का जिक्र हुआ है, ईरान को लेके भी कहा गया है। तो आई थिंक वो उसको फॉलो कर रहे हैं टू द टी कि ही हैज़ टू डू दिस थिंग्स। अगले राष्ट्रपति शायद करे ना करे, तो जो इंस्टीट्यूशन के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट चांस, ट्राई करके देख लेते, नहीं हुआ तो फिर रायता जो है समेटा जाएगा। सर इसमें एक बात चलती है मैडमैन थ्योरी की, जो निक्सन की एक थ्योरी है कि निक्सन के समय में जो इस्तेमाल की गई थी कि इतना डरा दो सामने वाले को कि उसे लगे कि ये सामने वाला शख्स कुछ भी कर सकता है, और वो आपकी बात जो है मान जाए। तो क्या ट्रंप इस तरह की थ्योरी पे किसी चल रहे हैं कि हम ऐसी धमकियां देंगे जिससे किसी न किसी तरीके से जंग टल जाए? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना आज से नहीं है। जब से वो 1989 में पहली बार उन्होंने बात की थी कि हम दुनिया की सबसे स्ट्रांग मिलिट्री हैं, तो हम क्यों डरते हैं, हम क्यों लोगों से वी शुड, जो कहते हैं ना, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो आई बिलीव दैट इज ट्रू। उनकी आर्ट ऑफ डील किताब भी अगर लोगों ने पढ़ी होगी, तो ही ऑलवेज वर्क्स फ्रॉम दैट पोजिशन, स्ट्रेंथ वाली, कि मैं आपको डरा सकता हूँ, आप मुझे जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं मैं दुगना नुकसान आपको दूंगा। और हमेशा से उन्होंने ये किया है। नॉट अनसरप्राइजिंग कि वही चीज अब उनके एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिल रही है। एंड हर किसी को धमकाया है, नेटो को धमकाया है, ट्रेडिशनल एलाइज हैं, यूके को से पंगा लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसको उन्होंने धमकाया नहीं है, राइट? हर किसी को ऑलमोस्ट। एक आध कोई होगा तो फिर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो मुझे लगता है कि यही मॉडस ऑपरेंडी है, और इसमें आप देखें कि काफी चीजें हुई भी है। जैसे नेटो ने कहा ठीक है हम ज्यादा बजट देंगे, राइट? नेटो ने कहा, जब ग्रीनलैंड की बात हुई तो फटाफट वहां से ट्रूप्स आ गए नेटो में कि देखिए हम भी रक्षा कर सकते हैं नेटो, कि आपको अकेले जिम्मेदार नहीं है आप ग्रीनलैंड को संभालने में। तो आई थिंक दैट हैज ऑल्सो वर्कड। और जब वो वर्क करता है तो एम्बोल्डन हो जाते हैं, उनको लगता है मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। एक कोट सर अमेरिका के बारे में बहुत प्रचलित है कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त होना जानलेवा हो सकता है। हेनरी किसिंजर ने कहा था। ट्रंप को अगर आप देखें, आपने अभी नाम लिया ग्रीनलैंड का, नेटो का, दुश्मन तो ठीक है, दोस्तों तक को आप लगातार जो है धमकियां दे रहे हैं। ओमान इसमें सबसे ताजा है। ओमान को उन्होंने धमकी दी। ओमान से 1790 करीब से उनके रिश्ते रहे हैं अमेरिका के, और अब वो ओमान को धमकी दे रहे हैं कि विल ब्लो देम अप, हम जो है उन्हें उड़ा देंगे। तो इसके पीछे क्या कोई कैलकुलेशन है, क्या कोई स्ट्रेटेजी है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा बर्ताव करें? क्योंकि देखिए ये एक कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता कि आप अपने दोस्तों को सरेआम ऐसे जलील कर रहे हैं। जैसे नेटो के बारे में जिस तरह की बातें वो कहते हैं, या यूरोप के बारे में जिस तरह की बातें कहते हैं कि यूरोप कायर है, और नेटो की स्पेंडिंग को लेकर तमाम जिस तरह की बातें की हैं, तो इन सभी बातों को देखा जाए तो यूरोप और नेटो अपने आप को तैयार कर रहे हैं एक तरह से कि अमेरिका के बगैर हमें जीना है। तो ये किस तरह से अमेरिका को फायदा पहुंचा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। और यही जो ट्रेडिशनल जो हमारे थिंक टैंक के लोग हैं या प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उन हर किसी को ये बात लगती है कि हम कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज को जो इस एडमिनिस्ट्रेशन ने दिखाई है, हम पुश कर रहे हैं लोगों को चाइना की तरफ जाने के लिए। आप देखें, शी जिनपिंग ने रिसीव किया, मैक्रोन को रिसीव किया था थोड़े समय पहले। उसके पहले आई थिंक नेटो के, यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स थे वो वहां गए थे, की स्टारमर गए थे। तो क्या हो रहा है इन चीजों में? अगर आप देखें तो जो सिक्योरिटी ब्लैंकेट अमेरिका प्रोवाइड करता था उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जी। तो देन वी आर सीइंग कि एक रीअलाइनमेंट सॉर्ट ऑफ दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैकअप ऑप्शन लोग बना रहे हैं। गल्फ में भी हुआ है। हाँ, गल्फ में भी हुआ है। ये भी कहना चाहिए कि
लास्ट ईयर जब एससीओ था तो प्रधानमंत्री वहां गए थे, उसको लेके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ने ट्वीट भी किया, मतलब पोस्ट भी किया था ट्रूथ सोशल पे, वो इमेज को लेके कि इट्स नॉट गुड, ऐसा कुछ कहा था, हम देख सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं उस ट्रूथ सोशल पोस्ट को। तो आप क्या कर रहे हैं कि अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, जो जिसे एनिमी भी कहा जाता है, आप उनके हाथों में कहीं ना कहीं अपने एलाइज को भेज रहे हैं, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जिसकी शुरुआत आपके क्वेश्चन से हुई थी कि दोस्ती जो है वो भी शायद इतनी फ्रूटफुल नहीं है अमेरिका के साथ। तो विल हैव टू वेट एंड वॉच। काफी लोगों का ये भी मानना है कि दिस इज एंड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बट फिर वही बात है कि ट्रस्ट डेफिसिट कितना है। अब अमेरिका के साथ बहुत सारे देशों का ट्रस्ट डेफिसिट है, तो उसको भरपाई करने में भी समय लगेगा। सर, डीप स्टेट की बात चलती है, अमेरिका की बात आती है, तो ट्रम्प जैसे अचानक से धमकी दे देते हैं, अचानक से जैसे उन्होंने जर्मनी को लेकर धमकी दी कि हम जर्मनी से अपने ट्रूप्स वापस बुलाएंगे, इसी तरह कई दोस्तों को लेकर आप लगातार धमकी दे रहे हैं, हम नेटो से बाहर निकल जाएंगे अचानक से। तो ये दशकों पुराना ये सब कुछ एक जो है ये तंत्र बना हुआ है। तो पेंटागन जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है या फिर CIA हो गया, जो कुछ भी खुफिया एजेंसियां हैं अमेरिका की, क्या वो लोग ट्रम्प के इस जो है अप्रोच से अडेप्ट कर चुके हैं? क्या वो तैयार हैं इसके लिए, या अंदर खाने कुछ ऐसी बात होती है कि वो इन लाइन नहीं है ट्रम्प के साथ साथ वो नहीं चल पा रहे हैं, या पूरी तरह से वो ट्रम्प के साथ हैं? पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ऐसी चीजें हुई थी जहां पे प्रेसिडेंट ट्रम्प के आइडियाज कुछ थे और लोगों ने स्टूड अप टू हिम कि सर इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए, या ये गलत होगा स्ट्रेटेजिकली, या ब्लंडर हो सकता है जी। इस एडमिनिस्ट्रेशन में दबी आवाज में जरूर काफी चीजों पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, लेकिन खुल के अभी तक किसी ने इसका विरोध नहीं किया, और ऐसा माना भी जा रहा है कि शायद अगर मिड टर्म्स के चुनाव में हार जाते हैं तो शायद वी विल सी मोर ऑफ दीज लीक्स जो आते थे पहले, पेंटागन से आते थे और बाकी एजेंसी से आते, देखने को नहीं मिल रहे हैं। उसमें एक और छोटी सी वजह मैं बता दूं, पेंटागन ने जब अपना क्रेडेंशियलिंग प्रोसेस शुरू किया, प्रेस क्रेडेंशियलिंग का, तो उन्होंने एक NDA साइन करवाया सारे जर्नलिस्ट से कि आप जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वही आप बाहर दे सकते हैं, किसी अगर सोर्स से आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो पहले आप हमें बताएंगे और फिर उस पर रिपोर्टिंग होगी। तो ये भी एक वजह है मुझे लगता है कि लीक्स ज़्यादा जो है डिसकंटेंट के नहीं हो रहे वहाँ से। लेकिन एज आई सेड देयर इज डिफरेंट विचारधारा के लोग हैं CIA में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन में, फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी हो रहा है उसमें हर किसी की हाँ शामिल है। और अब आपने देख ही लिया कि ODNI चीफ जो थी तुलसी गैबर्ड, थेरीज हैं कि उनकी नहीं बन रही थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो ईरान वॉर के विरोध में थी। इनफैक्ट जब पहली बार ईरान पे हमला किया वो तो रूम में भी नहीं थी जी। तो उनका रेजिग्नेशन तो आ ही गया। रीजन संसद में ये कहा भी था कि हमें डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, बहुत जल्द नहीं, इमीडिएट नहीं है। और फिर उसमें भी बहुत सारी देखिए आप बातें आई थी कि क्या सचमुच जो मिडनाइट हैमर था उसमें हमने नुकसान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, तो उस पर भी खबरें चली। सो मुझे लगता है कि देयर इज दैट, वो थोड़ा हमें देखने को मिलेगा एज द टाइम प्रोग्रेसेस। लेकिन अभी फिलहाल आई थिंक एक यूनिफाइड मैसेजिंग तो जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि एवरीथिंग इज गुड, सब चंगा सी जी। एक बार सर अगले सवाल के लिए हम नक्शा जो है खोल लेते हैं। एक तो ये मोनरो डॉक्ट्रिन की बात चलती है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर किसी तरह से जो है अमेरिका का दबदबा बना रहेगा और इसमें यूरोप और बाकी जो ताकतें हैं वो दखलंदाजी ना करें। एक पुराना दौर था जब अमेरिका के राष्ट्रपतियों को ऐसा लगता था कि हमारे पास ज्यादा जमीन होगी तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, थॉमस जेफरसन से लेके बाकी लोग जो हैं। अब ट्रम्प ये कह रहे हैं, जैसे आप देखिए कनाडा को वो कहते हैं कि ये हमारा 51st स्टेट है। ग्रीनलैंड को वो खरीदना चाहते हैं, अमेरिका ने खरीदा है खैर अलास्का को और लुइसियाना पर्चे जैसे इतिहास में सब कुछ हुआ है, लेकिन आज का दौर अलग है। लेकिन फिर भी ट्रम्प ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, कनाडा को वो 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, क्यूबा को वो लगातार धमकी दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, हमें नहीं पता पर वेनेजुएला को कहते हैं कि हम वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है ट्रम्प के दिमाग में, इस इलाके को लेके चल क्या रहा है? तो काफी चीजें हैं और मैं आई वुड लव टू यूज दिस टच स्क्रीन इफ आई कैन। ओह फैंटास्टिक, आई नो हाउ टू यूज इट। जो पहले ग्रीनलैंड से स्टार्ट करते हैं, राइट? तो ये मैप एक तो बहुत ही शानदार बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ से रशिया कितना पास में है। वो सर मेरे हिसाब से उसको ये अगर हम इसे ऐसे एक उस पे ग्लोब पे इमेजिन करें, ग्लोब उठा ही लेते हैं, एक सेकंड आप मैं दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए ग्रीनलैंड है और यहाँ से अगर कैमरे में देख पाए आप लोग तो दिस इज वेयर ग्रीनलैंड इज, राइट? और यहाँ पे रशिया है जी। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नेशनल सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि यहाँ से अगर रशिया अपना इन्फ्लुएंस बना लेता है ग्रीनलैंड में तो ये अमेरिका के सर पे बैठ जाएगा।
तो कोशिश ये है कि अगर ग्रीनलैंड में हम वहाँ रहे, अमेरिका वहाँ रहे, तो वी कैन कीप एन आई ऑन रशिया। जो रशिया हमारे साथ करना चाहता है हम करें, और ये थ्योरी बहुत पहले से है। तो अगेन इसे आई थिंक 1956 में पहली बार डिस्कस किया गया था, उसके बाद बात रही नहीं रही हुआ। अब बिकॉज एक वजह दी गई, अनऑफिशियली भी बताया गया कि क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं काफ़ी है ग्रीनलैंड में, सिर्फ 70-80 हज़ार की आबादी है, तो वाई कांट वी हैव इट। हमने पहले भी तो, हाँ एग्जैक्टली, हमने पहले भी अलास्का जो है खरीदा हुआ है, 100 जितने भी साल हो गए होंगे, तो ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। अमेरिका ने इस तरह की चीज़ें की हैं, सो इसलिए ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट था। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें इस मैप में जो हम बात कर रहे थे, लेट्स गो वन बाय वन, राइट। वेनेजुएला हमेशा से वहां पे अस्थिरता रही है, किसने फैलाई है, क्या किया है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा है। तेल वेनेजुएला में बहुत ज्यादा है, इनके ऑयल रिजर्व्स। तो आज के जमाने में जब डेटा सेंटर की बात होती है, एनर्जी की बात होती है, तो अमेरिका को ऐसा लगता है कि वी शुड हैव अनदर, जो हम बात करें ना डाइवर्सिफाइंग आवर इंपोर्ट्स, वैसी वाली बात। तो ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि वेनेजुएला में ऐसी कोई सरकार हो जिसकी अमेरिका से बने, इसलिए देखा गया, वहां से मदुरो को हटा दिया गया, डेल्सी रोड्रिगेज जो वहां पे आ गई। क्यूबा जो है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, हर किसी को याद होगा जी, वो भी एक बहुत बड़ा सालों से, दशकों से एक रहा है नेल, सॉरी क्या कहते, थॉर्न। तो उसको भी हटाने की कोशिश की जा रही है कि इसको भी सिक्योर कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं, एंड देन ऑल द टॉक अबाउट कि किस तरह से इसमें पनामा कैंचर जो कहाँ गया, ये उसको लेके भी बात की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कि यहाँ पे जो शिप्स जाती है ऊपर की तरफ, यहाँ पे चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो अगेन एज ए सेड, इंस्टीट्यूशन में ये सारी बातें बहुत डेकेड से है, चल रही है। किसी प्रेसिडेंट ने एक्ट नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, होता यूजुअली है कि एक टर्म में आप एक कोई चीज करते हैं, फिर अगला प्रेसिडेंट आएगा वो दूसरी चीज करेगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं, और इसीलिए इसी वजह से हम कभी देखते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले क्यूबा का मैसेज आया, फिर ईरान का एक अलग फ्रंट पे कुछ चल रहा है तो उस पर कुछ पोस्ट आ जाएगा, फिर अगेन कुछ और डेवलपमेंट होगी किसी और देश में। तो क्योंकि हर फ्रंट पे जो है, ही थिंक्स कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल फिगर है। वो अमेरिका जब ये एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के जाएंगे तो पूरे सिक्योर कर चुके होंगे इन चीजों से। दैट इज व्हाट पीपल अराउंड हिम आल्सो टेल हिम कि हम कर सकते हैं। अब सक्सेस कितना मिलेगा देखना होगा, लेकिन वेनेजुएला से जो उनको कॉन्फिडेंस मिला है, आई थिंक वो हमें उसका अब जो चल रही है चीजें हमें देखने को मिल रहा है। सर, रिजीम चेंज की जो बात है, ट्रंप ने कहा था कि हम इन सारी चीजों में नहीं पड़ेंगे। जो दखल अंदाजी वाली पॉलिसी रही है फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की, दूसरों के पचड़ों में हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन आप देखिए कि वेनेजुएला में क्या हुआ, मादुरो के साथ जो कुछ हुआ, क्यूबा में जो कुछ करना चाहते हैं ट्रंप, ईरान में जो करने की कोशिश हुई, ये सब क्यों है? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपकी पॉलिसी पूरी एक तरह से जब समझें कि ये पलट ही चुकी है रिजीम चेंज को लेकर। देखिए, यही इंस्टीट्यूशन जो है हमारे, पेंटागन, CIA, ऐसा नहीं है कि जस्ट हैपेंड नाउ। ये सारी चीजें, ये सारे प्लान्स बहुत समय से थे। एज आई सेड ना, ही वांट्स टू डू इट, सब कुछ एक साथ करने की कोशिश है उनकी कि ये भी कर दें वो भी कर दें। आप नहीं चाहते कि यहाँ पे चाइनीज इन्फ्लुएंस हो, यहाँ हो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का मैंने हवाला दिया है, वहां पे कोई ऐसी कोई चीज हो जाए, ग्रीनलैंड पे रशिया आके बैठ जाए। तो एक जो तबका एक इंस्टीट्यूशन का था, राइट, दे मस्ट हैव प्रेजेंटेड, एंड वी नो फॉर अ फैक्ट प्रेजेंटेड दीस प्लान्स। उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। इससे पहले जो मैं गार्ड डेज की बात करता है, शायद ये होता कि सर एक कर लीजिए फिर देखते हैं क्या होता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को लगा नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पहले भी ये सारे मकसद थे, लेकिन वो साफ तौर पर जाहिर इस तरह से नहीं होते थे जैसे ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप के दौर में जो है वो साफ तौर पर अमेरिका जो वाकई है वो दिख रहा है। वन मैन डिसीजन मेकिंग, वन मैन की हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जिसका जिक्र मैं करूंगा कि ये अजीब इसलिए भी लग रहा है कि पहले जब कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह की चीजें करता था तो वो इन सबको कॉन्फिडेंस में ले लेता था जी। उनके जो एलाइज हैं यूरोपियन, है ना, कि भाई इनको पहले पता होता था, यूके को पता होता था कि अमेरिका ये करने वाला है, नेटो को, EU को। इस बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि हम अकेले ही जो है वैभव सूर्यवंशी की तरह पूरे मैच जिता देंगे। तो दैट इज वाई एक अलग ग्रुप में दिखते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और उनका वो हमेशा से रहा है, स्ट्रॉन्ग लीडर, मैं ये कर सकता हूं, मैं किम जोंग यून से भी बात कर सकता हूं, मैं इनसे चाइनीज जो प्रेसिडेंट है भले ही हमारी ना बने, मैं उनसे भी बात कर सकता हूं। तो वो उनका एक जो पर्सनैलिटी है, आई थिंक वो डिस्प्ले पे दिखती है हमें व्हेन इट कम्स टू दीज ऑल दीज एडवेंचर्स। सर, आपने भी कहा कि अमेरिका की मिलिट्री सबसे ताकतवर है, हम मानते रहे हैं कि अमेरिका की मिलिट्री इस दुनिया में सबसे ताकतवर ही है। ये सारे मकसद जो ट्रंप के हैं, इनमें जितने में तो वो अगर
वेनेजुएला को छोड़ दिया जाए तो बाकियों में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। वेनेजुएला में हम मान सकते हैं कि एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से ट्रंप के फेवर में काम कर रहा है। वो चीज़ें धीरे-धीरे और खुलकर आएँगी, लेकिन अभी इतना कहा जा सकता है। लेकिन ईरान में जो ट्रंप के मकसद थे कि रिजीम चेंज करा लेंगे, वो नहीं हो सका। जी ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जो चाहते थे, अभी तक नहीं हो सका है। आगे वो क्या करेंगे, वी नेवर नो। जी कनाडा को लेकर वो जो कुछ चाहते भी थे या नहीं, वो भी तो अभी ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। पनामा को लेके भी नहीं ऐसा कुछ हुआ। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि अमेरिका एक्सपोज़ हो रहा है कि अमेरिका की कितनी ताकत है। ये बहुत अच्छा एक नजरिया है देखने का चीजों का, है ना। और इसमें देखिए गोल पोस्ट भी मूव हो जाती है हमारी। जी। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो जब बात करते हैं तो अभी जैसे 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि हर किसी को अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन कर ले तो ये हमेशा के लिए युद्ध खत्म हो जाएगा। जी। तो उसमें उन्होंने ना यूरेनियम के जिक्र किया जिसकी बात कर रहे थे ईरान को वॉर रोकने के लिए, ना उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का। तो एक अलग ही वेरिएबल, एक गोल पोस्ट फिर चेंज हो गई। ये कहना आई थिंक सही है कि थोड़ा सा तो आई थिंक शॉक लगा है कि लगा कि जिस तरह से इराक में जाके 4 दिन में हमने सद्दाम को हटा दिया और उस तरह की चीजें, वैसा ईरान में नहीं हो सका। और इस पे भी लोगों ने क्वेश्चन उठाए कि क्या हमारे पास इंटेलिजेंस थी, कैसे होगा, क्या ऑप्शंस थे, क्या ऑप्शंस नहीं थे। क्या यही वजह रही कि जब ओबामा के पास ये प्रपोजल लेके गए लोग कि हमें ईरान में इस तरह का कोई करना चाहिए, तो ओबामा ने कहा नहीं हम नहीं कर सकते। बाइडन के पास गए, बाइडन ने मना कर दिया। बुश के पास गए, बुश ने मना कर दिया। बुश तो खैर इराक में लड़ ही रहे थे। तो ऐसा नहीं कि पहली बार कोई प्लान लेके गया प्रेसिडेंट के पास, लेकिन ऐसा सेड कि ही बिलीव्स कि हम कर सकते हैं, हम कर देंगे। शायद एम्बोल्डन हो गए वेनेजुएला के बाद, लेकिन दिख तो रहा है कि अब थोड़ा सा जो मामला है वो फंसा हुआ है। और फिर बात वही हो रही थी जो सारे पूरी दुनिया में थी कि क्या अब जब बस इसका हल नहीं निकल रहा है तो क्या शायद न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर ले। उन्होंने कहा भी था मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा, इनकी सिविलाइजेशन को। सो आई थिंक उनके थ्रेट जो हैं समटाइम्स वो मैच नहीं हो पाए हैं जिस तरह से ऑपरेशन किए गए हैं। प्लेन गिराने की बात करते हैं तो अमेरिका के काफ़ी प्लेन गिरे हैं, एक्नॉलेजमेंट हुई है नहीं हुई है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो यस एब्सोल्युटली आई थिंक क्यूबा में मुझे लगता है, अगर हम वापस क्यूबा की बात करें, वहाँ तो अभी हमने देखा कि CIA के ऑफिसर्स मिलने गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे आई थिंक एक जिस तरह से वेनेजुएला का जो मॉडल है, आई थिंक उस तरह से कुछ करने की कोशिश की जाएगी। ग्रीनलैंड की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे नेटो एलाइज के साथ बात की गई है। वहाँ पे भी एक डील की बात हो रही है कि हमें लीज करने को मिलेगा। हमने हालांकि कुछ देखा नहीं है। जब निकले थे वो वहाँ से नेटो से, तो कहा था कि अग्रीमेंट हो चुका है, हम इन्फिनिटी तक लीज करेंगे ग्रीनलैंड को और हमारी टेरिटरी होगी। वी हैव नॉट सीन एनी ऑफ दैट। बट एज यू राइटली सेड, आई थिंक एक्सेप्ट फॉर वेनेजुएला, बाकी जगह थोड़ा सा मामला अभी स्थिति क्लियर नहीं है। और इस वाले केस में इफ यू कम टू ये जो हमारा मेन मसला है जिसके कारण पूरे विश्व पे इम्पैक्ट पड़ा हुआ है अभी, ईरान युद्ध पे, आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि सचमुच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो उनके एजेंडा था या जो उनके जो भी चीज़ें थी, आई थिंक उसमें वो शायद पूरी तरह से अभी कामयाब होते हुए दिख नहीं रहे। सर, हम ईरान की बात कर रहे हैं, ओबामा का आपने जिक्र किया। 2015 में बराक ओबामा के कार्यकाल में एक ईरान से न्यूक्लियर डील हुई थी, JCPOA। ट्रंप अब साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम उस डील से बेहतर डील बनाएंगे। 2018 में ट्रंप ने ही ओबामा वाली डील को बकवास बताया था और एक तरफा बताया था और खारिज कर दिया था, अमेरिका को उससे बाहर निकाल लिया था। अभी तक जितने भी हमें जितनी उम्मीदें हैं दिख रही हैं, उससे ये तो नहीं लग रहा है कि ओबामा से बिल्कुल ही बेहतर कोई डील निकल के आ रही है। जबकि बार बार ये हो रहा है कि ईरान उनकी सभी शर्तें जो है खारिज कर दे रहा है। बार बार ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज पे हमारी कथित संप्रभुता बनी रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि ट्रंप जो कुछ ईरान से चाहते हैं, पहले तो वो जंग से सब कुछ हासिल करना चाहते थे, अब वो बातचीत के मेज पर हासिल करना चाहते हैं, क्या वो हासिल कर पाएंगे? देखिए, इसे ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे समझाते हैं, हम ये भी समझे ना। उनका कहना है कि ये नेगोशिएट करने को तैयार ही नहीं होते अगर हमने ऑपरेशन फ्यूरी नहीं किया होता। और मैं याद दिला दूं सबको, नेगोशिएशन तो चल रही थी, है ना। उसके बावजूद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स को लगा कि हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये दे आर नॉट सीरियस इन नेगोशिएशन। जो नेगोशिएशन अभी हो रही है ये शायद उस स्वरूप में उस टाइम नहीं हो रही थी फरवरी में। लेट्स जस्ट अज्यूम, हमें डिटेल्स नहीं पता, लेकिन नेगोशिएट तो आप कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि बात ये भी की गई थी कि हम जाएंगे, हम ऑपरेशन फ्यूरी स्टार्ट करेंगे और लोग स्ट्रीट्स पे आएंगे और लोग रजीम को छोड़ देंगे, रजीम नहीं रहेगी और बहुत सारी चीजें हो जाएगी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ना लोग स्ट्रीट पे निकले ना कुछ हुआ। तो आई थिंक वो थोड़ा सा प्लान बिगड़ गया। दूसरी चीज जो आपने JCPOA की JCPOA का एक जो ढांचा था, आई थिंक वो बहुत समय से चल रहा था कि आप उन्हें फाइनेंशियल से आइसोलेशन से बाहर लाएं, गिव देम थिंग्स ईरान को, और कहीं ना कहीं यूरेनियम मैनेजमेंट की जो 97% की बात है कि वो बंद कर देंगे, उस तरह की चीज़ें।
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की डील ऑलमोस्ट वैसी ही है। जब मार्को रूबियो से हमने भी पूछा ये सवाल, तो हमने कहा देखिए आपको डिटेल्स देखनी पड़ेगी कि जेसीपीओ से ये डील कैसे अलग होगी। अभी जो भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उस पर ना जाए तो देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक द फ्रेमवर्क तो वही है कि आप एक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक न्यूक्लियर वेपन नहीं ले सकते, आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं कर सकते। एक स्टिकिंग पॉइंट जो अभी भी है कि यूरेनियम आप लेंगे नहीं लेंगे, कैसे लेंगे, वी डू नॉट नो दैट। तो जब तक वो डिटेल्स नहीं आएगी कंपैरिजन होगा, लेकिन आई थिंक द फ्रेमवर्क स्टिल रिमेन्स द सेम, एक्सेप्ट एक चीज में प्रेसिडेंट ट्रंप को सक्सेस मिला है कि खमेनी जो है वो नहीं रहे, अब उनकी जगह कोई और आ गया है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि खामनेई की जगह और भी हार्ड लाइनर्स, आईआरजीसी की पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही है ईरान की लीडरशिप में। बिल्कुल, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी जिक्र कर चुके हैं इस बात का कि हमें तो पहले समझ में नहीं आ रहा हम किससे बात करें। और जहां तक मेरी जानकारी है वो ये है कि जो फॉरेन मिनिस्टर रागची है वो सुनते हैं सारी बात, बोलते हैं ठीक है मैं बताता हूँ, मैं आगे लेके जाता हूँ बात को। फिर जब वो आगे लेके बात को जाते हैं तो फिर वहाँ से रिजेक्शन हो जाता है। इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि डील हो सकती है, कुछ हो गया है, एग्री हो गया है, फिर वो बात वहीं पर रुक जाती है कि जो हार्ड लाइनर्स जिनका आप जिक्र कर रहे थे, दे डोंट वांट टू गिव अप ऑन दोस थिंग्स। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि शायद डील नहीं हो पा रही है। एक क्यूरियस केस इस पिछले 16 महीने में जो ट्रंप की प्रेसिडेंसी रही है, तो दूसरा कार्यकाल रहा है, उसमें क्यूरियस केस जो है पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान से ऐसी कुर्बत जो है, ऐसी करीबी क्यों बढ़ती जा रही है? ऐसे क्या वजह हैं? आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद करने लगे, जिस तरह से उनकी बात करते हैं। अब तो शहबाज शरीफ का नाम भी नहीं लेते वो अपने पोस्ट में। मैंने पिछले कुछ पोस्ट देखे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के नाम पे जनरल आसिम मुनीर का ही नाम लिया है। तो ऐसा क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ऐसा क्या चल रहा है? देखिए ये $1 मिलियन क्रिप्टो क्वेश्चन है क्रिप्टिक और क्रिप्टो क्वेश्चन है। माना ऐसा जाता है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है उसमें ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने ओवरनाइट वर्ल्ड लिबर्टी कुछ वो बनाया क्रिप्टो समथिंग, और उसमें कहा कि भाई हम जो है विटकॉफ के जो बेटे हैं मिस्टर विटकॉफ के साथ, उनके साथ वी विल डील विद दैट, और ओपन कर देके हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें एक्स अमाउंट ऑफ मनी, और ये वो पाकिस्तान कहाँ से लाएगा पैसे वो पाकिस्तान जाने। लेकिन वो आई थिंक एक कमिटमेंट, क्योंकि ट्रंप जब आपको याद भी होगा जब चुन के आए थे तब उन्होंने कुछ ट्रंप कॉइन भी शायद लॉन्च किया था क्रिप्टो को और समथिंग लाइक दैट। तो आई थिंक यहाँ पे इन्हें पता था कि हम जितना ज़्यादा दिखा सके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि आप आइए, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, एंड पाकिस्तान का रोल हमेशा से रहा है टू बी यूज्ड बाय वेस्टर्न पावर, अमेरिका इन पर्टिकुलर। चाइना तो है ही, अब जब वहां से पल्ला झड़ा तो फिर इनके पास। सो आई थिंक एसेंशियली 2-3 वजह हैं। एक तो ये कि अर्ली उन्होंने वो क्रिप्टो में कहीं से ट्रंप फैमिली कनेक्शन निकाल लिया। डॉन जूनियर भी उसका पार्ट है एक्चुअली उस क्रिप्टो के। तो आई थिंक दैट वाज वन थिंग। द अदर थिंग इज, काफी लोग भूल गए कि आई थिंक पहलगाम अटैक से पहले एक कोई टेररिस्ट को पाकिस्तान ने पकड़ के, आई थिंक अलकायदा आईसिस के थे, उनको हैंड ओवर किया जी। और तब जो हमारे एनएसए थे मिस्टर वॉल्स, एम्बेसडर वॉल्स, उन्होंने पहला फ़ोन कॉल किया था पाकिस्तान में कि आपने बहुत अच्छा किया ये, वी नीडेड दिस। तो आई थिंक वो बुनियादी बनी, उस पर फिर बातचीत हुई। एंड द थर्ड एंड द ऑब्वियस इज कि जब पूरा अमेरिका ढूंढ रहा है क्रिटिकल मिनरल्स, भी आए, उन्होंने अपना बॉक्स दिखाया, कहा कि देखिए हमारे पास इतने क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो मेरे को चाहिए। तो आई थिंक वहाँ से एक, मैं कह सकता हूँ कि दोस्ती हो गई जी। और उसके बाद फिर तो जब नोबेल पीस प्राइज की बात आई, पाकिस्तान ने कहा कि हम नॉमिनेट करते हैं आपको। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अपनी प्रेसिडेंसी को ओबामा से कंपेयर करते रहे हैं। ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला तो एक ऑब्सेशन जो था उसमें आई थिंक पाकिस्तान ने भरपूर साथ दिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। इसीलिए संबंध जो है अभी नॉर्मल है। लेकिन मैं ये बात भी कह दूं कि ऐसे भी काफ़ी लोग हैं इंस्टीट्यूशंस में जिनको लगता है कि ये एक सही स्टेप नहीं है, इन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सेनेटर लिंडसे ग्राहम जो एडवाइज़र है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने 2 बार ये बात कही है पिछले 1 महीने में कि इनका जो रोल है पाकिस्तान का, जो ड्यूबियस रोल है, ये सही नहीं है। एंड वी नीड टू थिंक अबाउट कि पाकिस्तान कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसकी क्या वजह है। और अमेरिका का जहाँ तक सवाल है, इनको ये भी लगता है कि चाइना के साथ कभी कोई रिश्तों में दे कैन बी प्लेयर, जैसे कि किसिंजर के समय में हुआ था। तो ये वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है अभी गुड बुक्स में फिलहाल है, लेकिन ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील कर रहे हैं, इनका भी जो है टाइम आएगा। सर, अभी कुछ दिनों पहले आपने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का इंटरव्यू लिया।
जब ट्रम्प की सरकार आने वाली थी तो हमें मार्को रूबियो जैसे लोगों से उम्मीद थी जो चीन की मुखालफत करते थे, चीन के खिलाफ ही एक तरह से, मतलब आप कहें कि चाइना चीन हॉक। की आलोचना, मुखर मुखर रहे थे चीन के खिलाफ। तो हमें ऐसी उम्मीद थी कि भारत को लेकर अमेरिका की पॉलिसी जो है पिछले और जो राष्ट्रपति रहे उनके मुकाबले और बेहतर होने वाली है। लेकिन पिछले 16 महीने में इन सारी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया है। जी अभी हाल में खैर मार्को रूबियो का दौरा तो हुआ है। जी। आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में जितनी प्रेसिडेंसी ट्रम्प की बची हुई है उसमें उनका क्या रुख हो सकता है भारत को लेकर, और अभी तक जो रुख रहा है उसको कैसे समझा जाए? देखिए, एक एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई है भारत से। वो ये हुई है कि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प चुन के आए, वो क्विक विंस ढूंढ रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी कुछ विंस दे दूं। उन्हें लगा भारत के साथ ट्रेड डील हो जाएगी। मुझे याद है फरवरी में प्रधानमंत्री आए थे, उसके बाद वो कहने लगे थे मार्च में कि इंडिया से अगले हफ्ते ट्रेड डील हो जाएगी, इंडिया से 2 हफ्ते बाद ट्रेड डील हो जाएगी, और लटने खड़े होते थे तो पूछते थे कब हो रही है, अच्छा हाँ 10 दिन में हो जाएगी। तो आई थिंक वो ट्रेड डील जो नहीं हो पाई मार्च अप्रैल के आसपास, आई थिंक दैट लेफ्ट अ बैड टेस्ट। उनको लगा ये क्या हो गया, ये तो फ्रेंड्स हैं मेरे एंड ऑल दैट। आई थिंक दैट वाज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे बाद में, जिसको सेक्रेटरी लटिक ने भी एक इंटरव्यू में समझाया था कि वो वहीं पे अटक गए कि इन्होंने मुझे क्विक विन नहीं दी। फिर यूरोपियन यूनियन ने कर दिया, कनाडा, यूके, वो सारी चीज़ें चल रही थी। बाकी के जो देश थे, आई थिंक उनका फोकस वहाँ चला गया। और उसी हाल में आई थिंक अप्रैल की बात थी जब हमारी ट्रेड डील एक्सपेक्टेड थी, हुई नहीं। फिर पहलगाम हो गया, फिर सिंदूर के बाद नॉमिनेट कर दिया पाकिस्तान ने उन्हें। उनकी एक्सपेक्टेशन थी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की कि हम भी शायद नॉमिनेट करें, वो नहीं हुआ। तो आई थिंक वो फ्रस्ट्रेशन जो है शायद बढ़ती गई टू अ पॉइंट अंटिल सितंबर। मुझे याद है, आई थिंक प्रधानमंत्री का बर्थडे था, लीडर्स ने बात की, रिलेशनशिप फिर से मुझे लगता है स्टार्ट हुई। और अब क्योंकि एम्बेसडर गौर जब से आए तब से हमने बहुत ज़्यादा देखा रिलेशनशिप को बढ़ते हुए। ट्रेड डील अनाउंसमेंट हुई जनवरी में, उसके बाद जयशंकर वाशिंगटन DC गए, पैक्स सिलिका की अनाउंसमेंट हुई, AI समिट जो हुई दिल्ली में, काफ़ी अमेरिकन CEOs आए, टेक कंपनीज वहाँ से आई, अब सेक्रेटरी मार्को रूबियो आए हैं। तो एक रीस्टार्ट जरूर मिला है रिलेशनशिप को। अगेन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगले महीने ट्रेड डेलीगेशन आ रहा है, शायद उस टाइम में कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो जाए। तो आई थिंक अब ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ जरूर जाएगी। आई थिंक वी कैन सी दैट की चीजें उतनी उस जगह पे नहीं है जब बाइडेन के समय में थी, लेकिन उतनी बुरी नहीं होगी जितनी 2025 में थी, और ये एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद जब नए राष्ट्रपति आएंगे तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। सर, चीन को लेके जो बात चल रही है कि धीरे धीरे अमेरिका ने जितने कदम उठाए हैं पिछले 16 महीने में, उससे चीन को एक फ़ायदा मिला है, और चीन एक रिलायबल सुपर पावर जिस पे लोग निर्भर हो सकते हैं, लोग जिस पर यकीन कर सकते हैं कि वो हमारा मुश्किल समय में साथ देगा। इस तरह के एक सुपर पावर की तरह चीन अपने आप को पेश कर रहा है। तो क्या वाकई ऐसा है कि चीन आगे चलते हुए अमेरिका की जगह लेना तो ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि चीन जो है पूरी तरह से टक्कर दे रहा होगा अमेरिका की जो पूरी इमेज है दुनिया में? देखिए, चीन का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प खुद एक्नॉलेज करते हैं, G2 जी, कहने का मतलब कि बस यही 2 सुपर पावर है जो मैटर करती है। ये 7 ग्रुपिंग्स वगैरह का डिफरेंट स्टोरीज। तो इक्वेट कर दिया है उन्होंने चाइना को अपने लेवल पे, जो सच्चाई भी है कि चाइना बहुत बड़ी पावर है, लेकिन कितना रिलायबल होगा चाइना फॉर अदर नेशंस, ये देखना होगा। चाइना के बिना दुनिया नहीं चल सकती, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन क्या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट करेगा चाइना, किस तरह की सरकारें चाहेगा? अमेरिका के साथ कुछ भी हो, कम से कम कहते तो हैं कि हम वी सपोर्ट डेमोक्रेसी जी, लेकिन आई डोंट थिंक वो चाइना का एजेंडा भी है, राइट? सिमिलरली चाइना नीड्स न्यू मार्केट्स, चाइना नीड्स अ लॉट ऑफ वो चाहते हैं कि जितने भी ये जो देश हैं इनके प्रोडक्ट्स जाएं, नए बिजनेसेस हो, ये हो वो हो। तो आई थिंक चाइना का वो जो फेज है जहाँ पे अभी अमेरिका डोमिनेट करता है, कोशिश जरूर है कि डोमिनेट किया जाए, प्लस टेक एंड AI जिसमें चाइना ऑब्वियसली आगे जाता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि वील हैव टू वेट एंड वॉच ऑन दिस वन ऑल्सो कि किस तरह से चीज़ें होती है चाइना में। अगर अमेरिका खुद ही अपनी जो पोजीशन है उससे वेकेट कर रहा है, EU को पुश कर रहा है चाइना की तरफ, UK को, कनाडा को, भारत को भी कि भाई आप भी, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि लोग देखेंगे। जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी है वो ऑब्वियसली हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अगेन 2.5 years में विल नॉट डिसाइड दैट। आई थिंक अगले जो राष्ट्रपति आएंगे दे माइट हैव अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट चाइना। और मार्को रूबियो का जो आपने सवाल पूछा था चाइना वाला, जिसमें मैं आंसर देना भूल गया, देखिए उनके ही नोज इन एंड आउट
लेकिन जब आपके राष्ट्रपति जो है एक मौका देना चाहते हैं डिप्लोमेसी को, तो आई थिंक ही इज विलिंग टू डू दैट कि चलिए जो भी होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनके मत जो है, उनका जो मन में जो क्वेश्चंस है चाइना को लेकर वो खत्म हुए। इंटरव्यू में जब मैंने भी उनसे सवाल पूछा सेक्रेटरी रूबी से, तो उन्होंने यही कहा कि हमारे हैं एरियाज ऑफ डिफरेंसेस और वो रहेंगे, जहां जहां मिलकर काम कर सकते हम काम करना चाहते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में ऐसा नहीं है कि वी आर गोइंग टू इग्नोर बाकी चीज़ों में। जहां डिफरेंसेस है वो रहेंगे और उस पर वर्क करने की कोशिश हम करेंगे। सर, अब एक आखिरी सवाल, हम ट्रम्प की प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं, जितना भी वक्त इसमें बचा हुआ है, जितना वक्त रह गया है, क्या इसमें दुनिया इतनी तब्दील हो जाएगी इस एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से कि आगे आने वाले राष्ट्रपति को जो है उसी ढर्रे पे चलना होगा जैसा ट्रम्प बना कर जा रहे हैं, या हम ऐसी उम्मीद रख सकते हैं कि ये कुछ वक्त की बात है और फिर अगला राष्ट्रपति जब आएगा, अगला एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, चाहे वो रिपब्लिकन हो या चाहे वो डेमोक्रेट हो, कुछ एक अलग पॉलिसी में देखने को मिलेगी? ये निर्भर करता है कि अगला राष्ट्रपति कौन बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि अगेन अब इस समय आज हम देखें तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का इस पूरी दुनिया में अगला टारगेट कौन होगा, क्योंकि कहीं हर जगह आप देखें तो प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं हर देश के साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे फिलहाल जो लोग कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच, कई लोग कह रहे हैं होल्ड योर ब्रेथ, कई लोग बोल रहे हैं देख लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को। द ओनली थिंग दैट कैन चेंज स्टफ, अगर डोमेस्टिक प्रेशर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर बन जाए मिड टर्म्स का या 28 के चुनाव का, तो मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा सा बैक ट्रैक करें चीज़ों को या ज़्यादा एडवेंचर ना करें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 2027 में, क्योंकि वो टेक्निकली आखिरी साल होगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का एडवेंचर करने का, क्योंकि 28 में तो चुनाव है, तो वैसे ही उनकी पार्टी बोलेगी कि अब मत कीजिए कुछ। अगले साल तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनसर्टेन टाइम होगा, उसके बाद ही विल ट्राई टू ब्रिंग थिंग्स डाउन, एंड देन द नेक्स्ट प्रेसिडेंट के ऊपर ओनस होगा कि क्या वो डॉनरो डॉक्ट्रिन को आगे ले जाना चाहते हैं, या फिर ही वांट्स टू गो बैक टू जैसे अमेरिका को एक रिलायबल पार्टनर के रूप में पेश किया है अमेरिका में, उस तरह से दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सर, आज की डिस्कशन को यहीं पर जो है विराम देते हैं। बाकी ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा दुनियादारी में, आप जुड़ते ही रहेंगे और जो कुछ भी ट्रम्प करेंगे उस पर हमारी बातचीत जो चलती रहेगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये ट्रम्प पर मास्टर क्लास थी। इसके अलावा ईरान जंग पे और बाकी जो भी मसले दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं उस पर जो कुछ भी मास्टर क्लास हमने की हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे ज़रूर देखिए। देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।